हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कितने तरीके का होता है और क्या उसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला होगा, सब कुछ इन डिटेल में सीखेंगे और कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे। एक्चुअली में बहुत मिसकंसेप्ट है लोगों के पास कि कैसे हम इसको डिराइव करें। डिराइव तो लोगों को करना आता है, बट आपको क्या करना है, पूरा कंसेप्ट भी सीखना है और डेरिवेशन को एक इजीएस्ट वे में भी सीखना है। तो करते हैं, पहले ये समझाते हैं हम आपको, डेरिवेशन तो बाद में करेंगे, पहले ये समझाते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या चीज़। ठीक है, देखिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर मैं बोलूँ तो जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये भी एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर में अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ठीक है, ये ऐसे कर दूं मैं, ठीक, तो इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, इसको मैं ऐसे कर दूं तो क्या हो गया कि ये पार्ट आया, ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेयर, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो इस स्फेयर का पार्ट है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो कर्व सरफेस होते हैं और वो किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं। एक चीज़ पहले माइंड में ये स्टोर करिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं ये किसी स्फेयर के पार्ट है, इस बात को स्टोर करिए माइंड में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूँ कि इतना पार्ट मैं ले रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ इतना और यहाँ से इतना ले रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे कर दूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ये सरफेस आया, इतना पार्ट, ये एस, और देखिए इस जिस भी स्फेयर का ये पार्ट होगा, ये इतना सा पार्ट होगा, वो क्या होगा, उस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है, इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होगा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, हमें मिल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे P होता है, तो जो P पॉइंट है ये होता है पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, और पोल से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, हमेशा याद रखिएगा सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन कोई भी हो, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस पर वो हमेशा रेडियस का काम करती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। इसको बोलते हैं, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। क्लियर हुआ, P होता है पोल। वैसे ही ये देखिए, ये वाला भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी किसी स्फेयर का पार्ट है, तो पार्ट है तो उसका सेंटर होगा और इसका इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, वो हमने मान लिया P और इसको ज्वाइन कर दिया तो C से P को ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हमने क्या बोला कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल का काम करती है। क्या करती है, नॉर्मल का। जो PC है, इट PC इज नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्योंकि सीधी सी बात है, आपको ये तो पता ही है कि किसी भी स्फीयर पर एक पॉइंट ले लीजिए और सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो वो जो पॉइंट से, सेंटर से और पॉइंट को होकर जाने वाली लाइन होगी, कैसे भी, जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, ये सेंटर है C और इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो सेंटर और पॉइंट से जाने वाली लाइन, ये लाइन जो लाइन जाएगी ये हमेशा ये क्या होगी, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। वैसे ही देखिए जरा सा, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो PC है ये क्या है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी तक आपको ये समझ में आया कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, देखिए ये जब डेरिवेशन कर रहे होंगे कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का, क्योंकि यहाँ पर ये अगर मैं ले लूँ इतना पार्ट, देखिए ये चीज़ क्या बताती है, ये चीज़ बताती है अपर्चर को। क्या बताती है, अपर्चर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, नॉट अ मिरर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास कॉनकेव है, कॉनकेव, यहाँ पे ये स्फेरिकल कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस,
तो पहले ये बात आपको समझ में आए कि स्फेरिकल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के। एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो होगा वो स्पून अगर आप उठाओगे तो स्पून का ये वाला पार्ट, ये जो उभरा हुआ होगा स्पून का, वो कॉन्वेक्स होगा, और जो दबा हुआ होगा पार्ट वो होता है कॉनकेव का। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आया, किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, किसी स्फेयर के पार्ट हैं, जिस स्फेयर के पार्ट है उनका सेंटर होगा, ठीक है, उनका सेंटर होगा, उस सेंटर से पोल तक की रेडियस होगी उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी होता है पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल, यहाँ पर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को स्टडी कर रहे होंगे तो कुछ एजम्पशंस होते हैं। उन एजम्पशन को मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, एक एजम्पशन तो आपका नॉर्मल सा है कि जब भी हम मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं, तो जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी। ये तो कॉमन सा एजम्पशन है, ठीक है। और क्या एजम्पशन है, देखिए मैं उसको एक साइड में लिख देता हूँ, इसको हटा दूँ तो आपको समझ में आ ही गया है कि कितने तरीके रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अभी मैं आपको इसका डेप्थ और बताऊंगा कि कब और किस कंडीशन पे, मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये कब वैलिड है, आपको ये भी समझ में आएगा। पहले एजम्पशन नोट कर लेते हैं, क्या क्या एजम्पशंस हैं जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को डील कर रहे होते हैं। तो एजम्पशन फॉर, मैं लिख देता हूं एजम्पशंस। एजम्पशंस फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब भी हम इसका डेरिवेशन कर रहे होंगे, किसी भी टाइप का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, क्या क्या होना चाहिए, मतलब पहली शर्त क्या है, पहली कसौटी क्या है कि यहाँ पर ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल, ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। अच्छा, ये बात समझ में आई, पोल से तो मेजर करनी ही बात है, ये तो समझ में आया। और जो अपर्चर होता है, मैंने बताया कि ये चीज़ क्या होती है, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मस्ट बी स्मॉल। यहाँ लिखता हूँ मैं, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मस्ट बी स्मॉल। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इतना बड़ा अपर्चर नहीं होगा, अपर्चर बहुत छोटा होगा। मतलब मान के चलिए इतना बड़ा अगर अपर्चर हुआ तो कैसा हो गया, जाके देखिए ये अपर्चर इतना बड़ा हुआ, तो अगर इस पे अगर रेज पड़ी तो कैसे आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपर्चर नहीं रहता है, देखिए इतना ऐसा दिखाया जाएगा, तो ये इसका अपर्चर है, तो ये इसका अपर्चर है, कितना, ये अपर्चर है। अपर्चर शुड बी स्मॉल, होना चाहिए। स्मॉल होने से क्या होगा कि जो पॉइंट होगा हमारे पास, देखिए अगर इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए और उससे परपेंडिकुलर ड्रा करिए, मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट यहाँ लिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जो पॉइंट आएगा इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, मतलब पोल के बहुत पास होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़, हम अगर पॉइंट कोई कंसिडर करेंगे, फिगर में दिखाएंगे, यहाँ क्या होगा, दैट इज P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, P इज इक्वल टू M। अब P इज इक्वल टू M क्या चीज़ है, मैं ऐसे लिख दूं अगर, दैट इज P इज इक्वल टू M, मतलब क्या हुआ, P इज, या ऐसा लिख सकता हूँ, M इज वेरी क्लोज टू P, मतलब पोल P। जो पोल P होगा उसके बहुत ज़्यादा करीब होगा, पास होगा, इसका मतलब यही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि एंगल क्या होंगे, थर्ड
थर्ड क्या पॉइंट है, एंगल्स, एंगल्स आई आर अल्फा बीटा गामा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये एजम्पशन ले करके ही आप कोई भी डेरिवेशन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का करेंगे। विदाउट दीज एजम्पशंस वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। इनको मान के चलना है। और सबसे बड़ी बात जो मानने वाली है, जब भी डेरिवेशन कर रहे होंगे एक चीज़ तो माइंड में आपको रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज। फोर्थ, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने मान ली। अब मैं बात करता हूँ कि एक कोई ना कोई सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, एक कोई ना कोई सरफेस लेता हूँ, या तो मैं स्फेरिकल सरफेस कॉन्वेक्स लूँगा या फिर कॉनकेव, दोनों में से किसी एक को। हम यहाँ इस वीडियो में एक सरफेस लेते हैं। ठीक है, एक सरफेस ले लेते हैं और उस सरफेस का नाम है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। चलिए देखिए, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आ गया। देखिए, ये जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, कहीं ना कहीं ये किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, कहीं ना कहीं एक ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि ये जो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, मतलब ये ऐसी चीज़, ये चीज़, और ये इसका हो जाएगा सेंटर से जाने वाली लाइन, ये हो गया सी, यहाँ पे हो जाता है पोल, मैंने पोल ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया एस डैश। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ एस पी एस डैश क्या है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी। आपको ये समझना होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, इस सरफेस कैसा भी हो, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है, चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, ठीक है, किसी भी टाइप का सरफेस हो, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो सिर्फ डेरिवेशन यही आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में रख दिया तो फिर डेरिवेशन चेंज होके आता है। इस बात को आप अपने पहले माइंड में स्टोर कर लीजिए। मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट आपने रेयर मीडियम में रखा है, ठीक है, रेयर मीडियम में रखा है, सरफेस चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, फॉर्मूला यही आना है। लेकिन अगर डेंसर मीडियम में रखा तो फॉर्मूला चेंज होके आएगा। इस बात को खूब दिमाग में रख लीजिए। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे दो केस आते हैं कि कॉन्वेक्स लीजिए या कॉनकेव लीजिए। अब उसमें से क्या लेना है, वर्चुअल इमेज लेनी है या रियल इमेज लेनी है? क्या लेना है, रियल इमेज का केस लेना है या वर्चुअल का लेना है? हम दोनों लेके आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहले क्या लेते हैं, देखिए मैं लेता हूँ ये मैंने लिखा है क्या, स्फेरिकल, ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। हमारा ये टॉपिक है, हमारा क्या टॉपिक है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, रेयर मीडियम में रखा है, रख दिया रेयर मीडियम में। कहाँ रखा है, रेयर मीडियम में। हमने ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पे रख दिया, ये हमारा पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कंडीशन है कि किस तरह की आप कसौटियाँ इस डेरिवेशन में लेने वाले हो। तो पहली कसौटी पॉइंट शुड बी, ऑब्जेक्ट पॉइंट शुड बी, तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, तो मैंने पॉइंट साइज ले लिया, तो पॉइंट साइज ले लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगी, कौन कौन सी, दो रेज निकलेंगी, जरा देखिए। एक रेज तो जा रही है सीधे नॉर्मली,
ये कैसी हो रही, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और एक रे जा रही है ऐसे यहाँ पे पड़ रही है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। ध्यान से सुनना, एक इंसिडेंट रे हो गई। अभी तक जो फिगर में लिखा है वो क्या है, जरा फिगर के बारे में बता देता हूँ। फिगर के बारे में मैं आपको देखिए इधर बता देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेंगे। आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, एस पी एस डैश, ये क्या है, ये है स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है। एक चीज़ हो गई, ये हमारे पास स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। कैसा है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको इतना समझना है। अच्छा, फिर क्या आ रहा है, पी क्या है, पी है पोल, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, अच्छा ओ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी आपने डील कर लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया जी। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि U क्या है, V क्या है, ठीक है। आपको U समझ में आ रहा, V समझ में आ रहा, R समझ में आ रहा। देखिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस R होती है, वो मैं फिगर में दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, R होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये हो जाएगी U, ठीक। जहाँ पर इमेज बनेगी वो हो जाएगी इमेज डिस्टेंस V, ठीक है। V भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले दो रे आई, एक तो आई इंसिडेंट रे और एक आई, देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है। दो तरीके के रे हैं, एक इंसिडेंट रे है और एक नॉर्मली इंसिडेंट रे है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए एक लिखता हूँ क्या, एक है आपके पास इंसिडेंट रे, ये हमारे पास कोई नाम दे देता हूँ मैं, इसका पॉइंट दे देता हूँ ए। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई। और ये क्या हो गई, ओपी क्या है, ओपी है नॉर्मली इंसिडेंट रे है, नॉर्मली इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास हो गए नॉर्मली इंसिडेंट रे। अभी तक मैंने सिर्फ इसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करी है कि फिगर में क्या होने जा रहा है, ठीक है, फिगर में क्या होने जा रहा है। तो ये P क्या था, पोल था, C सेंटर ऑफ कर्वेचर था, O क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, OA क्या है, इंसिडेंट रे है, और OP क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट रे है। जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, स्फेयर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या बन जाता है, वो उस पर नॉर्मल का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये तो ये इस पर नॉर्मल का काम कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये इस पर नॉर्मल का काम करेगा। तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो मैं इसको ले देता हूँ n, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, जब रे इधर से हमारे पास कोई रे आई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब मीडियम को सेपरेट बनाना है। कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि एक साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इधर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे μ1 और μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रेयरर मीडियम का है, μ1 क्या है, μ1 रेयरर मीडियम में है और μ2 कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्या है, μ1 रेयरर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो हमने दो मीडियम माने थे, एक डेंसर मीडियम माना है और एक रेयर मीडियम माना है। अच्छा, डेंसर मीडियम क्या है, यहाँ पर जो μ2 की वैल्यू है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जरा देखिए इससे क्या होने वाला है। अब हमारे पास जो लाइट रे है, जब रेयर मीडियम से कोई डेंसर मीडियम में रे जाती है तो क्या होता है, वो रे बेंड हो जाती है, क्या होती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये रे ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे जाना तो चाह रही थी सीधे ही, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो, क्या सुनना, बहुत ज़्यादा हो, देखो कम होगा तो थोड़ा सा बेंड करेगी, तब तो फिर आगे
इंसिडेंट रे और फिर रिफ्रैक्टेड रे कहीं पर भी ज्वाइन नहीं होंगी। तो आपको लेना पड़ेगा केस, आप क्या चाहते हो, एक्चुअली में मीट करे रेस वो केस चाहते हो कि अपीयर टू मीट करें वो रेस चाहते हो। तो दो केस हैं, एक केस लेते हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड रियल, हम ये कंसिडर करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो रे जो हमारी हुई जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ज़्यादा मुड़ जाएगी और जाके कहीं इस रे को इंसिडेंट रे जो नॉर्मली इंसिडेंट रे है उसको कहीं इंटरसेक्ट करती है, वो इंसिडेंट करती है। मान लो हमने कहा यहाँ पे इंसिडेंट कर देती है इसको, ये यहाँ इमेज बनाती है आई, ठीक है, ये रे यहाँ पहुँची तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। तो मैंने क्या देखा, इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहाँ पर, एट पॉइंट आई, और फॉर्म किया रियल इमेज। अगर अभी थोड़ा सा कम बेंड होता, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होती तो फिर आगे मिलने के चांसेस नहीं थे। तब तो मुझे क्या करना पड़ता, प्रोड्यूस बैकवर्ड, किसको, नॉर्मली इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूसेस बैकवर्ड एंड दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आई एंड फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। दो केस होने हैं, रियल इमेज हम लेंगे। पहले यहाँ बता दूं मैं आपको, देखिए हम क्या और लेने वाले हैं, यहाँ पे लेने वाले हैं, देखिए इंसिडेंट रे जो होती है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आई, और जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आर, ये पता होगा। अच्छा, यहाँ और क्या लिखना है, देखिए अल्फा बीटा गामा बी द एंगल, कहाँ है एंगल, ये आप लेट कर लीजिए, लेट एंगल एट ओ आई सी, ठीक है, ये मान लीजिए। और क्या मानना है, एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये हो जाता है एम, क्या हो जाएगा, एंड ए एम परपेंडिकुलर टू पी सी, दैट इज, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज ए एम, या ऐसे ही लिख लीजिए, ए एम इज इक्वल टू कितना हमने लेट किया है, ए एम की वैल्यू हम एच मान ले रहे हैं, ए एम इज इक्वल टू मान लेते हैं ए एम इज इक्वल टू एच। देखिए ए एम परपेंडिकुलर है पीसी पर, और क्या है, ये ए एम की वैल्यू एच है। हमारा कंसिडरेशन ही है कि P इज़ वेरी क्लोज टू M, M इज़ वेरी वेरी क्लोज टू P। कब फिर से फोकस करिए, कब, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा है जो हमारा अपर्चर है, हमने इसको मैग्नीफाई करके बनाया है, बड़ा करके बनाया है, जिससे चीज़ें समझ में आए। अदरवाइज ये बहुत छोटा है, एकदम चींटी बराबर है। अब समझ लेना कि चींटी में अगर मुझे रेस दिखानी होती तो कैसे दिखाता मैं, इम्पॉसिबल था, उसी को मैग्नीफाई करके बनाया जा रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक छोटी सी लाइन बचती है, फिर डेरिवेशन पे आते हैं। जरा देखिए क्या है, इंसिडेंट रे हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, देखिए ये हमारे पास नॉर्मली इंसिडेंट रे, नॉर्मली इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, चाहो तो लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास है नॉर्मली इंसिडेंट रे क्या है, ओपी एंड रिफ्रैक्टेड रे मीट, रिफ्रैक्टेड रे मीट at point I and forms a real image, तो हमको सारा अपना फोकस अब करना है, हमको जो कैलकुलेशन बनाना है। देखिए हमने क्या बोला, इमेज चाहे रियल हो या वर्चुअल हो, इससे मैटर नहीं करता, मैटर इस बात पे करता है कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में रखा है तो सिर्फ डेरिवेशन यही आएगा, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इसको। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कई तरह से लोग सामने आपके रखते हैं इसे और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल गलत चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है, आपको समझ में आना चाहिए, प्रॉपर इसकी फीलिंग आनी चाहिए। मैंने देखिए थ्योरी की क्या क्या थ्योरी में लिखना है वो सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। चलिए इस चीज़ को हटा दूँ क्योंकि एजम्पशन आपको प्रॉपरली लर्न हो चुके हैं। मैं खाली एक लाइन लिखूँगा, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड,
व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। फिर डेरिवेशन पे सीधे आ गए। मैंने क्या लिखा? व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। मैंने यहां लिखा व्हेन। हमारा केस क्या है? व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। हम रियल इमेज को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इस पे फोकस है हमारा, रियल इमेज, क्योंकि यहीं से हम वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकते थे। कंसिडरेशन हमारा यही होता। कंसिडरेशन में सिर्फ क्या यहाँ से चेंज हो जाता, यहाँ से। अभी तो यही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है अभी किस पे है? अभी हमारा रियल इमेज पे है। रियल इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है। कैसी बन रही है इमेज? रियल इमेज बन रही है। ठीक है, ये रियल इमेज है। यहाँ पे रियल इमेज है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इस जगह से, ये हो जाएगी हमारे पास v। यहाँ तक v हो जाएगी। सुनिए, अच्छा रियल इमेज फॉर्म्ड हो रही है तो हम पहले हमारा फोकस ये होगा कि हम इंसिडेंट रे, हमारी लाइट रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। कहाँ पर हुई है? एट पॉइंट ए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स रूल्स। क्या लगाएंगे? स्नेल्स रूल्स। तो अप्लाई द स्नेल्स रूल एट पॉइंट ए यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पे लगाइए तो क्या आ जाएगा? देखिए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, मतलब क्या आया? μ1 साइन आई इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा? साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा? μ2, यहाँ से साइन आर आ गया। ठीक है, एजम्पशन हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है? एजम्पशन हमारा ये चल रहा है कि एंगल्स बहुत छोटे हैं। एंगल्स क्या हैं? बहुत छोटे हैं। यहाँ लिखा जाएगा सिंस साइन आई इक्विवेलेंट टू आई। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत छोटा हमने मान लिया है। एंड साइन आर इक्विवेलेंट टू आर। इस चीज़ को डिब्बे में बंद कर दीजिए, इसी को अप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो क्या आया? यहाँ पे आ गया μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो जाती है। कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? आई व आर चाहिए। आई व आर कहाँ से मिलेगा? देखिए, आई व आर कहाँ से मिलने वाला है? आई व आर आपको जरा देखिए, एक ट्रायंगल आपके पास है ये ओ ए सी। क्या है? ओ ए सी। मैंने देखिए अल्फा बीटा एंगल मान तो लिए थे, लिखा नहीं था, लिख भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर है अल्फा। ओ पे कितना बन रहा है? अल्फा। और आई पे कितना बन रहा है? यहाँ बन रहा है बीटा। यहाँ कितना बन रहा है? बीटा। यहाँ कितना बन रहा है? गामा। तो एंगल आपको मिल गए। चलिए, आप किस में लेने वाला हूँ? इन ट्रायंगल। देखिए, मैं यहीं पे लिख दूँ, आपको दिख भी जाएगा। इन ट्रायंगल क्या है? ओ ए सी। ओ ए सी। इस ट्रायंगल में जरा बात करिए। इस ट्रायंगल में देखोगे तो क्या मिलेगा? ओ ए सी में देखिए, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू मुझे मिल जाती है अल्फा प्लस गामा। क्या मिल जाएगा? गामा प्लस अल्फा। ये मिल जाता है। ये कैसे मिला? ये कैसे मिला जरा देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ऐसा, ये ऐसा फिगर बन रहा है। मतलब यहाँ है अल्फा और यहाँ पर है गामा, और यहाँ वाला जो एंगल है वो कितना है? ये है आई। तो आई की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाती है। चलिए, इसी तरह मैं बात करता हूँ किसकी? इस ट्रायंगल में जरा देखिए, ए आई सी में ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए आई सी, इसमें देखिए जरा देखिए क्या आएगा। ये ट्रायंगल ऐसे बना, ऐसे आ रहा। ये एंगल पता है और ये एंगल पता है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? इस एंगल की वैल्यू आपको पता है गामा। तो यहाँ पर गामा है और यहाँ पे आर है, यहाँ पर है आपके पास बीटा। तो ये बीटा हो जाएगा। ऐसे लाइन है ये, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे ये आर है, ये बीटा है, गामा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या?
गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ये आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। यहाँ देखिए जरा सा, गामा ये है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की, ठीक। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा। तो देखिए आई व आर की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ से और आर की वैल्यू यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, आई की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से मिल गया μ1 और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है गामा प्लस अल्फ़ा, तो गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2, यहाँ से आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन हमारे पास 2 नंबर आ जाती है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा देखिए हमें क्या पता है, हमारा तो एजम्पशन ही था, क्या एजम्पशन था, एजम्पशन हमारा ये था, फिर देखिए सिंस क्या था, मैं ऐसे ले देता हूँ सिंबल बना के, अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। इसको बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि ये हमारा एजम्पशन था, जो चीज़ें हमारी एजम्पशन थी मैं उनको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ब्लू से ही लिख दे रहा हूँ सही से। तो क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अल्फ़ा, क्योंकि आपको पता है कि 10 अल्फ़ा इज इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा, अगर बहुत छोटा एंगल है तो साइन अल्फ़ा इज आल्सो इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या है, 10 अल्फ़ा आया, 10 अल्फ़ा जरा निकालिए यहाँ से, देखिए 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 10 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी AM अपॉन OM, कितना आएगा, AM अपॉन OM। देखिए OM क्या है, OM OP के इक्वल है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा छोटे हैं तो इसका मतलब है कि M इज़ वेरी क्लोज टू P होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ AM अपॉन OP और लिख सकता हूँ H अपॉन OP की वैल्यू कितनी होगी, -U। चलिए फिर से फोकस करिए इस बात पर, क्या होगा अगर इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे कैसी है, इधर जा रही है हमारी रे, यह है इंसिडेंट रे, इधर जा रही है इंसिडेंट रे, अगर हमारी इंसिडेंट रे, देखो ये तो टॉपिक था, ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये तो हमारे पास टॉपिक है, ये तो हमारे पास टॉपिक था। हमने कहा इंसिडेंट रे हमारी ऐसी है, इस साइड में है, तो इस साइड के डिस्टेंस नेगेटिव होंगी, उस साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू दैट टेकन एज नेगेटिव। इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्या आएगा, ये 10 बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 बीटा आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 10 बीटा, देखिए बीटा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा AM अपॉन IM, AM अपॉन IM। तो IM क्या है, IM नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए IP, तो M वेरी क्लोज टू P है, इसलिए लिख देंगे इसको लिखेंगे AM इक्वल टू IP, और IP की वैल्यू कितनी है, IP की वैल्यू है आपके पास, IP की वैल्यू है आपके पास +V, क्योंकि राइट साइड में है इसलिए प्लस में है, U वाला माइनस इधर था इसलिए माइनस था। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गामा, जरा देखिए गामा यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा AM बाई CM, तो यहाँ से AM तो AM रहेगा, और जो CM है, CM की वैल्यू CP हो जाएगी, CP वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा H अपॉन R आ जाएगा, क्या आ जाएगा R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, R होती है। चलिए ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है थर्ड। अब हम सेकेंड और थर्ड को यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, μ1 तो रहेगा μ1, और यहाँ गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है हमारे पास H अपॉन R, और अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में है, तो H अपॉन ये हो जाएगा U इज इक्वल टू μ2, और देखिए μ2 में क्या है, गामा की वैल्यू है तो H अपॉन R होगा, फिर और बीटा की वैल्यू यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा की वैल्यू है H अपॉन V, ये आ गया। देखिए सब में से H हटा दीजिए,
हटा दीजिए, यहाँ से क्या मिल गया, म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा म्यू1 अपॉन आर माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर माइनस म्यू2 अपॉन वी। तो इस वाले टर्म को इधर ले आइए, इस वाले को इधर ले आइए, ठीक है, और ये वाला उधर कर दीजिए तो क्या आएगा जाके यहाँ से आएगा म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर माइनस, देखिए आर दोनों में सेम रहेगा तो ऊपर ही लिख सकता हूँ मैं माइनस म्यू1। तो मुझे यही तो रिज़ल्ट आना था, देखिए यही रिज़ल्ट तो आपको लाना था। मैंने आपसे बोला था शुरुआत में, क्या बोला था कि इस चीज़ पे मत जाइए कि कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बट डिपेंड इस बात पे करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट आपने रेयर मीडियम में रखा है तो आपका आंसर सिर्फ यही आएगा, सिर्फ यही आएगा। तो अभी तो क्या हुआ था, देखिए ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में रखा है तो उसके दो केस भी होते हैं। आप कौन सा ले रहे हो, आप रियल केस ले रहे हो, ठीक है, रियल इमेज केस ले रहे हो कि वर्चुअल ले रहे हो। तो देखिए इसमें दो केस बनते हैं, एक तो रियल बनता है जो रियल इधर बनेगा और एक वर्चुअल इधर बनेगा। वही मैं वर्चुअल वाला भी केस आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। बस देखना क्या रहेगा हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के डेरिवेशन में कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। डेंसर मीडियम में रखा है तो ये डेरिवेशन नहीं आएगा, इससे चेंज होके आएगा। लेकिन अगर रेयर मीडियम में है, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, आपको दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप दिमाग में रख ही लीजिए कि जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा तो सिर्फ यही फॉर्मूला आएगा, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ठीक है। किसी तरह का स्फेरिकल सरफेस हो, किसी तरह का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। इन केस के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं हटा देता हूँ, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ और यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ ये व्हेन, इसको भी हटा देता हूँ। देखिए बस इतना ही से चेंज करना है, रहेगा केस यही। यहाँ लिखना है व्हेन फॉर्म्ड इमेज इज वर्चुअल। ये कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। यहाँ पे हमको अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी है तो कैसे दिखाना है, देखिए यहाँ की जो मैंने लाइन हटा दी है, क्योंकि अभी लिखा था मैंने कि नॉर्मली इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मीट करती हैं वहाँ पर रियल इमेज बनती है। अच्छा, इसी फिगर में क्या होगा, इसी फिगर में क्या होगा, अगर ये थोड़ा सा कम मुड़ती, क्या होता, ये थोड़ा ऐसे थी, थोड़ा कम मुड़ती, तो ये कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करती। देखिए अगर इसी को मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ा देता, ये इतना मुड़ती, मान लो ये थोड़ा सा इतना मुड़ जाती, तो इसको पीछे बढ़ाता मैं तो क्या होता, ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाती, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाती, तो ये ऐसा कुछ आ जाता है। यहाँ पर इमेज हमारी बन जाती आई डैश, क्या बन जाती, आई डैश बन जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ बीटा नहीं लेते, अब की बार हम बीटा यहाँ पे लेते। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब की बार ये बीटा इधर नहीं लेते, हम इस वाले फिगर में बीटा अब इधर नहीं लेंगे। हमारा सारा फोकस क्या हो गया, ओ आई, ये हमारा ओ आई, आई इधर आ गया, आई और सी इधर हो जाता, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होती, यहाँ पे लिखना पड़ता, क्योंकि आगे जा करके तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मली इंसिडेंट रे कभी एक दूसरे को मीट नहीं करते, तो यहाँ लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मली इंसिडेंट रे प्रोड्यूसेस कहाँ, बैक, प्रोड्यूसेस बैकवर्ड। Normally incident ray produces backward and these
these ray intersect या meet these ray appear to meet at I and form कैसी इमेज फॉर्म करेंगे, एंड फॉर्म वर्चुअल इमेज। मैं इसको दूसरे पेन से भी लिख देता हूँ, देखिए मार्कर से, तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसी इमेज फॉर्म हुई है। फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज फाइंड हो गई थी। अच्छा, वर्चुअल इमेज फाइंड हो गई तो फिर केस क्या है, केस हमारे पास ये है कि वर्चुअल इमेज फाइंड होगी, फॉर्म होगी, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर जरा स्नेल्स लॉ लगाइए। अब आर इधर नहीं होगा, आर क्या होगा, ये वाला आर बन जाएगा, जरा देखिएगा, आपकी बार ये वाला आर बन जाएगा, इतना आर, आपकी बार ये वाला आर बन गया, ठीक है। इस जगह पे आर ये आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखिए स्नेल्स लॉ तो यही लगेगा, इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे ये क्या है, फर्स्ट हमारे पास μ1 साइन ऑफ एंगल है, इंसिडेंट का है, और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही होंगे एज इट इज़। इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। जरा यहाँ देखिए, अब ट्रायंगल कौन सा होगा, हमको ट्रायंगल लेना है कौन सा, हमको लेना है AOC लेना है। तो OAC में जरा देखिए, OAC में लेंगे तो OAC के साथ एंगल बन रहा है I, अंदर अल्फा प्लस गामा, तो I इक्वल टू गामा प्लस अल्फा ही आएगा, ठीक है। इसको मत बनाइएगा अब की बार, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ये हो जाएंगे, ठीक। चाहे तो मैं बना दे रहा हूँ, देखिए ऐसा कुछ है नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ वाला है I और यहाँ वाला है अल्फ़ा, यहाँ वाला है गामा, ठीक, बन गया। तो I इक्वल टू गामा प्लस अल्फ़ा। जरा यहाँ देखिए, अब मुझे बात करनी है किसकी, मुझे बात करनी है R की, तो R इक्वल टू कितना होगा, बीटा प्लस क्या हो जाएगा, देखिए बीटा, ये वाली लाइन आएगी यहाँ से, तो ये वाला है R क्या है, इस वाले के साथ है, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू R आया, क्या आया, बीटा, ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ लिखना है मुझे AIC, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे ऐसा फिगर बनाइए, देखिए फिगर क्या हो गया, ये लाइन बनेगी और ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, ठीक। तो यहाँ वाला कितना है, देखिए यहाँ वाला बीटा है, यहाँ वाला बीटा है, और इस साइड में है आपके पास गामा, और यहाँ वाला एंगल है R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस बीटा, ये आ गया। अब गामा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ गया ऐसे, तो गामा प्लस अल्फ़ा आया था और गामा प्लस बीटा आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, केवल इमेज चेंज करनी, बस ये वाला जो पोर्शन मैंने इधर बना दिया इसमें, ये दूसरी बार मत बनाना जब आप डेरिवेशन कर रहे हो वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअल इमेज में नहीं बनाना। यहाँ तक पहुँच गए, अल्फ़ा बीटा बहुत छोटे एंगल्स होते हैं, इसलिए ये फुलफिल है। अच्छा, चेंजेज इसमें आएंगे, जरा देखिएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू AM अपॉन ये AM अपॉन ये OM था, बिल्कुल करेक्ट है, इसका कोई इशू नहीं। बीटा वाला जो इधर था, आपकी बार ये इधर आ गया, तो इधर की इमेज होगी तो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हो जाता है माइनस का V, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा माइनस का V, क्योंकि इस साइड के डिस्टेंस जो भी होंगी वो सारी के सारी नेगेटिव होने वाली हैं। तो यहाँ से देखिए ये आएगा IP की वैल्यू आपकी बार यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे आएगी माइनस का V, और R क्या है, R तो इस साइड में है, कोई इशू नहीं, करेक्ट है, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने देते हैं। अच्छा, ये अल्फ़ा की वैल्यू जरा यहाँ पुट करिए, गामा की वैल्यू पुट करिए, तो H/R आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आएगा, प्लस होना चाहिए था, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। म्यू2 है अपनी जगह पे, और गामा की वैल्यू H/R पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, लेकिन अब की बार V की वैल्यू नेगेटिव आई है तो नेगेटिव रहेगा। आगे का काम तो सब आसान है, जैसे करना था वैसे हो गया। यहाँ भी ये चीज़ वही रिजल्ट मिल गया। मैंने बोला है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस लेना चाहते हो, वर्चुअल लेना चाहते हो कि रियल लेना चाहते हो। अगर रियली में अपीयर टू मीट हो रही है रेज हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो
डेफिनेटली वहाँ रियल का केस बनेगा। अगर नहीं चाहते हो, आप अपीयर टू मीट दिखाना चाहते हो, जैसे कि इस फिगर में ये वाला फिगर, इधर वाला अपीयर टू मीट है, इधर रियल इमेज है, ये रियल इमेज है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। तो इस तरह से आपने देखा, आपको ये आसानी से समझ में भी आ गया कि कैसे मैं केस को ले रहा था कि हमारे पास जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा होगा तो मैंने कॉन्वेक्स का केस लेकर के आपको दोनों केस इजी वे में समझा दिए। इजीली तरीका है ना, जिसको बोलते हैं ना, बहुत आसान से तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, इजी वे में था, कंसेप्चुअल सारी चीज़ें जो एजम्पशन थी एक एक चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप वीडियो से एग्री करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को इस तरह से भी लोग अपडेट हों। और नॉलेज गेन करना, नॉलेज अपडेट करना कौन नहीं चाहता है। तो आप इसमें मेरी मदद करिए, लोगों तक शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।